बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है बच्चों खैरियत से होंगे। बच्चे आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सरसाइज 1.1 से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन जो थी उसे हमने डिस्कवर किया था। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कुछ क्वेश्चन हो तो उन क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कि मतलब हमने ऑर्डर पढ़ा था कि ऑर्डर किस तरह सॉल्व किया जाता है। ऑर्डर के बाद हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दी जाए तो हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ऑर्डर में हमने देखा था, जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि वो बताता था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर के किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक रो होती है और एक कॉलम होते हैं। अगर हम उन मैट्रिक्स की रो को और उन मैट्रिक्स की कॉलम को काउंटिंग करके कि मतलब कितनी रो है उस मैट्रिक्स के अंदर और कितने कॉलम हैं उसे अरेंज करके लिख दें तो हमारा क्या कहलाता था, ऑर्डर कहलाता था। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मैट्रिक्स है जिसे हमने ए का नाम दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स में आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं। अच्छा, एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो मैट्रिक्स के अंदर हम लिखते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं। 2, 3, -5 और 6। अब इसमें देखा जाए, हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, यानी कि ये वाली लाइन है 2 और 3 वाली, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये हमारे पास ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास R1 यानी कि रो 1 और ये R2 यानी कि रो 2, ये हमारे पास दो ही रो हैं इसके अंदर। और कॉलम देख लेंगे। कॉलम हमने पढ़ा था कि वर्टिकल लाइन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो अगर हम देखें कॉलम में तो हमारे पास कॉलम भी क्या है, दो कॉलम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर, अच्छा इसे लिखने का तरीका है कि हमने क्या लिखना है, R/C, कि हमने क्या करना है, हमने रो लिखनी है, फिर हमने क्या करना है, बाई लिखने के बाद फिर हमने कॉलम की क्वांटिटीज लिख देनी है। तो हम क्या लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का नेम क्या था, ए। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज कितना है, 2/2। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था जो कि सोल्व आउट हो गया। अब इसी तरह हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है जिसमें आपके पास बी है और उसके एलिमेंट्स हैं 2, 0, 3 और 5। इसमें भी देखा जाए बच्चे, दो रो हैं आपके पास और दो ही आपके पास क्या है, कॉलम है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2/2। अब क्वेश्चन नंबर है सी हमारे पास, जिसमें वो आपके पास क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास सी के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 और 4। अब इसका ऑर्डर बताना है। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास एक ये रो आ गई R1, ठीक है। अब इसमें हम कॉलम देखते हैं। तो कॉलम हमारे पास एक ये है और एक हमारे पास कॉलम ये है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, हमारे पास दो कॉलम है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज 1/2, यानी कि रो 1 है और कॉलम आपके पास क्या है, 2 कॉलम है। अब इसी तरह बच्चे आपके पास है क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट, जिसमें वो आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, 4, 0 और 6। अब इसमें आपने बताना है कि आपके पास मैट्रिक्स जो है इसके ऑर्डर्स कितने मतलब बनते हैं। अब इसमें देखा जाए तो एक रो, दूसरी रो और ये आपके पास तीसरी रो, R1, R2 और ये हमारे पास कितनी आ गई, R3। अगर देखा जाए तो हमारे पास एक ही कॉलम है जिसे क्या कहते हैं, C1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का नेम क्या था, डी इज कितना है आपके पास, 3/1। तो ये हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये ए, बी, सी और डी के हमने क्या किए, ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें हमने क्या करने हैं कि हमने ई, एफ, जी और एच तक के ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। अब ई का हमारे पास ऑर्डर देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या है, ई के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए, डी, बी, ई, सी और एफ। अब इसमें बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी रो हैं, ए और डी एक रो, बी और ई दूसरी रो, सी और एफ तीसरी रो। और हमारे पास कॉलम कितने हैं, कॉलम देखा जाए तो ए, बी, सी एक कॉलम है, डी, ई, एफ दूसरा कॉलम है। तो ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होगा, एक चीज़ माइंड में रखनी है, जब ऑर्डर लिखना है हमेशा पहले रो लिखनी है, बाद में कॉलम लिखना है। पहले कॉलम लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज 3/2। अब इसी तरह आपके पास क्या है,
इसी तरह आपके पास एफ है मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ कितनी रो हो गई। अब ये एक ही रो है और ये एक ही क्या है आपके पास कॉलम है, तो हम लिखेंगे 1/1। अब आगे हमारे पास है जी में देखा जाए आपके पास एलिमेंट्स हैं 2 3 0 1 2 3 2 4 5। तो कितनी रो हुई, एक रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो, और कॉलम 1 2 3, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी कितने रो हैं, 3 ही रो हैं, और इसके कितने कॉलम हैं, 3 ही कॉलम हैं। अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसको हम क्या कहते हैं एच। इसके एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 4 1 0 6, यानी कि रो कितनी हो गई 2 3 4 एक रो, 1 0 6 दूसरी रो। अब इसमें कॉलम देखते हैं 2 और 1, 3 और 0, 4 और 6, मतलब क्या कि 2 रो और 3 आपके पास क्या आ गए कॉलम आ गए। ये हमारे पास क्या बन गई इस ऑर्डर का मैट्रिक्स की और सारी ऑर्डर आ गई। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पेपर। सबसे ज़्यादा आने वाला इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, और ये अक्सर लॉन्ग भी आ जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। कहते हैं कि आपने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस तरह फाइंड करनी है कि वो क्या करे मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे। अब आपके पास क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपके पास दो उसने मैट्रिक्स लिखी हुई हैं, एक दरम्यान में इक्वल लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है ए प्लस सी, दूसरी और उसके है ए प्लस 2b सी माइनस 1 4d माइनस 6, दूसरी मैट्रिक्स है 0 -7 3 2d। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। ये थी मैट्रिक्स की फॉर्म में, अब हम इसे लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म में, ठीक है। जैसे हम इक्वेशन फॉर्म का मतलब क्या है कि आपकी यहाँ से पहले वाली वैल्यूज़ या पहली वाली इस मैट्रिक्स की पहली जो हमारे पास क्या है एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं उसको हम इक्वल रखेंगे दूसरी मैट्रिक्स की पहले एंट्रीज के इक्वल, ए प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसी तरह ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 7 दूसरी इक्वेशन, तीसरी c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 थर्ड इक्वेशन, चौथी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d फोर्थ इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म बन गई। अब हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब इन इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है, हमने देखना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर एक वेरिएबल है। अब पहली इक्वेशन देखी जाए तो ए प्लस सी दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकती जब तक एक वेरिएबल की वैल्यू ना हो। इक्वेशन 2 ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7 दो वेरिएबल ए और बी नहीं सॉल्व हो सकता। इक्वेशन नंबर 3 c माइनस 1 इक्वल टू 3। अब देखा जाए तो इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, तो इसका मतलब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हमारे पास c माइनस 1 इक्वल टू 3। अब ये -1 जो है -1 आपको पता है साइड चेंज करेगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 + 1 4, तो सी का आंसर मेरे पास क्या आ चुका है 4 आ चुका है। इसी तरह अगर मैं इक्वेशन 4 को देखूं तो 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, तो यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है जो कि क्या है d है। तो मैं अब इक्वेशन 4 को भी सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं इक्वेशन 4 को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो वो क्या थी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। मैं क्या करता हूँ डी वाली टर्म एक तरफ और कॉन्स्टेंट टर्म दूसरी साइड पर, तो प्लस का 2d इस साइड पर आकर माइनस का हो गया, माइनस का 6 इस साइड पर जाकर प्लस का हो गया। अब 4d माइनस 2d आपके पास 2d आ गया, 6 वैसे आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया, 2 3 था 6, तो d का आंसर आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। अब हमारे पास c और d दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज रह गई हैं वो हमारे पास एक वैल्यूज रह गई है a की और एक वैल्यू हमारे पास रह गई है b की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर हमें देखा जाए तो इक्वेशन 1 के अंदर
ए प्लस सी इक्वल टू 0, दो वेरिएबल थे, लेकिन अब हमारे पास सी यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, वो थी हमारे पास ए प्लस सी इक्वल टू 0। सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, कितनी थी 4, वो मैंने सी की जगह पर पुट कर दी। ए प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये प्लस 4 है, साइड चेंज करेगा, आपको पता है साइन चेंज हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस का 4। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसी तरह आपने क्या करना है, अब हमारे पास 3 आंसर आ गए हैं, सी डी ए। हमारे पास जो अभी तक आंसर नहीं आया वो है आंसर बी का। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या थी, वो थी ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 7। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करना है, ए का आंसर मेरे पास आ चुका है -4, मैं वो इस ए की जगह पर पुट कर देता हूँ। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखिए ए की जगह पर पुट किया, हमारे पास वैल्यू बन गई -4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 7। अब ये माइनस जो 4 है ये दूसरी साइड पर जाएगा, तो प्लस का बन जाएगा, -7 प्लस 4 इज इक्वल टू -3। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू -3/2। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो भी आंसर मैंने फाइंड करने थे ए बी सी और डी, मैं उसे एक लाइन में लिख लेता हूँ कि ए का आंसर मेरे पास आया -4, बी का आंसर मेरे पास आया -3/2, सी का आंसर मेरे पास आया 4 और डी का आंसर मेरे पास आया 3। ये मेरे चारों आंसर्स आ गए जो कि मेरे रिक्वायर्ड आंसर थे। अगर मैं इन्हीं आंसर्स को दोबारा क्वेश्चन के अंदर पुट करूँगा ए बी सी और डी की जगह पर, तो हमारी क्या करेगी, लेफ्ट हैंड साइड और जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, वेरीफाई हो जाएंगी जो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। आपने बताना है कि ये आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 2 4 6 8 10 मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। अब आपने बताना है कि इन 10 में से कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी। अगर आपके माइंड में है कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, अगर आपने अभी तक मेरा पहला लेक्चर नहीं सुना तो आप पहले लेक्चर पहले वो वाला अच्छे तरीके से समझ कर आए, सुन कर आए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, उसकी डेफिनेशन हमने डिटेल में की थी और उसकी एग्जांपल के ज़रिए भी हमने उसे सीखा था कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाती हैं जिनका ऑर्डर और जिनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होंगी, उसे हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। बाकी अगर आपने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है तो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए इस लेक्चर नंबर 1 डेफिनेशन वाले लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुने और उसे समझें। उसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से डिटेल के साथ ये बताया गया कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। अब हमारे पास मैट्रिक्स है ए 3, बी है 3 और 5, सी है 5 - 2, डी है आपके पास 5 3, ई है आपके पास 4 6 0 2, एफ है आपके पास 2 6, जी है 3 - 1 3 + 3, एच है 4 6 0 2, आई है आपके पास 3 + 2, जे है आपके पास 2 + 2 2 + 4 2 - 2 2 + 0। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन 10 मैट्रिक्स में से कौन सी ऐसी मैट्रिक्स हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, पहले सोल्व आउट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ मैट्रिक्स ऐसी हैं जिसे हम पहले सोल्व कर सकते हैं जो अभी तक अपनी प्रॉपर वे में नहीं है, तो हम उसे सोल्व करने के लिए हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व द मैट्रिक्स, कौन कौन सी, सी जी आई और जे, मतलब ये 4 मैट्रिक्स ऐसी हैं जिनको अभी हम पहले सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी मैट्रिक्स थी मेरे पास 5 - 2, आपको पता है 5 - 2 कितना होते हैं, 5 - 2 3 होते हैं, तो वो मैंने लिख दिया। इस तरह जी मैट्रिक्स थी 3 - 1 3 + 3, 3 - 1 कितना होता है 2 होते हैं, 3 + 3 कितना होता है बच्चे 6 होते हैं। तो ये मैंने वैल्यूज आपके सामने लिख दी। अब इसी तरह क्या हमारे पास आई वाली मैट्रिक्स सोल्व हो सकती थी, तो आई वाली मैट्रिक्स को पहले सोल्व कर लेते हैं। आई वाली मैट्रिक्स क्या थी, 3 × 3 + 2। तो आई वाली मैट्रिक्स को अगर मैं देखूं तो मैं 3 वैसे ही आ गया, लेकिन 3 + 2 मैं सोल्व कर सकता हूं, जो कि कितना होता है मेरे पास 5 होते हैं। मैं वो 5 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास जे मैट्रिक्स थी जो क्या थी 2 + 2 2 + 4 2 - 2 और 2 + 0। 2 + 2 बच्चे आपके पास 4 होते हैं, 2 + 4 आपके पास 6 होते हैं, 2 - 2 आपके पास कितना होते हैं, जी बिल्कुल 2 - 2 आपके पास 0 होते हैं और 2 + 0 आपके पास कितना होते हैं 2 होते हैं।
अब जितनी भी मैट्रिक्स थी उसे हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, वो प्रॉपर वे में आ गई। अब वो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल थी। ठीक है, अब इक्वल मैट्रिक्स की मैंने एक बार फिर कंडीशन लिख देते हैं कि बोथ कंडीशन सेटिस्फाई इक्वल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है। नंबर 1, ऑर्डर आर इक्वल। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो आपकी मैट्रिक्स इक्वल होगी। नंबर 2, क्रोस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। मतलब क्या, क्रोस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब वो मैट्रिक्स आपकी इक्वल होंगी। अब हमने अगर अबव मैट्रिक्स देखें कि ABCDEFGHIJ, कुछ मैट्रिक्स हमने सॉल्व की, कुछ मैट्रिक्स सॉल्व करने से पहले, मतलब जो सॉल्व नहीं हो सकती थी और जो मैट्रिक्स सॉल्व हो सकती थी, उनको सॉल्व करने के बाद अब हम देखते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स इसके इक्वल हमारी बनती है। तो यहाँ पर मैंने 4 केस निकले। पहला केस क्या है कि आपकी जो मैट्रिक्स थी वो A और C इक्वल होती है। अब हम देख लेते हैं कि A और C किस तरह इक्वल होती है। A और C में बच्चे अगर हम देखें तो A में हमारे पास था 3, ठीक है, और C को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास C में भी क्या आंसर आ गया था, हमारे पास 3 आंसर आ गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इन दोनों के ऑर्डर भी सेम हो गए और इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो गई। इसी तरह हमने देखा कि B एंड I दोनों क्या हो गए आपके पास, इक्वल हो गए, क्योंकि I को हमने सॉल्व किया तो I सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे B के इक्वल आ गया। और इसी तरह फिर हमने देखा कि हमारे पास E, H और J क्या बनते हैं, आपस में इक्वल बनते हैं, क्योंकि हमने J को जब सॉल्व किया तो हमने देखा E, H और J ये 3 ऐसी मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वल है। मतलब इन तीनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम है और इन तीनों मैट्रिक्स की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। और जो लास्ट वाला हमारे पास बच गया वो है F और G। तो हमने क्या किया, हमने F और G को जब देखी मैं एंट्रीज, तो F और G की एंट्रीज भी सेम थी और F और G के ऑर्डर भी सेम थे। तो इस तरह ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्वल आ गई। तो बच्चे आज हमने क्या किया, हमने एक्सरसाइज, इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर की अच्छे से प्रॉपर समझ आई है तो हमारी क्या करें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।